आपके यूट्यूब चैनल स्टडी आईएएस विदेश में। आज हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाह पढ़ने वाले हैं। प्रमुख बंदरगाह में जो भारत के बड़े बंदरगाह हैं वो 13 बंदरगाह हैं, और जो छोटे बंदरगाह हैं वो 200 से अधिक बंदरगाह हैं। जो छोटे और मध्यम हैं वो राज्य सरकार के अधीन है। जो छोटे बंदरगाह हैं वो राज्य सरकार के अधीन होते हैं, जो बड़े हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। बड़े में 13 हैं, 13 में भी जो 12 हैं वो सरकार की तरफ से, एक प्राइवेट है। ठीक है, तो बंदरगाह क्या होते हैं उस चीज को समझिए, फिर हम लोग बंदरगाह की तरफ बढ़ते हैं। बंदरगाह का मतलब होता है कि जैसे जिस राज्य की सीमा, मतलब जिस राज्य की जो सीमा है वो समुद्र से टच होती है, और समुद्र से टच होने के कारण उसे विदेशों से व्यापार करने में थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा मिल जाता है, या ज़्यादा उसे सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के साथ कोई भी समुद्र की सीमा टच नहीं हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के साथ कोई, और बिहार के साथ भी नहीं हो रही है। तो इन लोगों को बाहर व्यापार करने के लिए किसी स्टेट के पास जाना पड़ेगा जिसके पास बंदरगाह हो, और वो वहां से बंदरगाह से जो पानी वाली बड़ी बड़ी शिप होती हैं उन शिपों पे मतलब कंटेनर लोड करने के बाद फिर विदेशों से व्यापार करेंगे। तो पहले तो उन्हें तो ट्रांसपोर्ट है, उस ट्रांसपोर्ट की सुविधा देखनी पड़ेगी, यानी बाई रोड जाएंगे तो उन्हें किराया देना पड़ेगा। और किराए के बाद फिर वहाँ जो जिस स्टेट में मतलब बंदरगाह है उस स्टेट में जाके उन स्टेट में जब वो ट्रांसपोर्ट होने के बाद जब उस शिप पे लोड और अनलोड होगा उसका भी किराया उस वो राज्य लेता है, बंदरगाह वाला। तो इसलिए जो जिसके पास बंदरगाह होता है वो ऑलरेडी जो स्थलबद्ध राज्य होते हैं उनसे ज़्यादा डेवलप हो जाता है, क्योंकि उसके पास एक तो आंतरिक व्यापार का भी सुविधा होता है, यानी देश के अंदर भी व्यापार कर सकता है और बाहर भी कर सकता है, क्योंकि बाहर कर सकता है बंदरगाह है, और अंदर कर सकता है कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। तो जिन जिन के पास बंदरगाह है वो राज्य मतलब डबल बेनिफिट के फायदे में आ जाते हैं। डबल बेनिफिट होता है उन्हें, दोहरा लाभ हो जाता है। जिनके पास बंदरगाह नहीं है तो वो आंतरिक व्यापार तो करते हैं, लेकिन बाह्य व्यापार के समय उनके पास थोड़ी समस्याएं आती है कि हमारे पास बंदरगाह नहीं है। बंदरगाह होता तो शायद और हम ज़्यादा विकास कर पाते। ये चीज़ें होती हैं, और बंदरगाह के लिए समुद्र से टच जो है मतलब होनी चाहिए सीमा, उसके साथ साथ आदर्श दशाएं भी होनी चाहिए। बंदरगाह के लिए गहरा जल होना चाहिए, एकदम कहते हैं ना खड़ी ढाल वाला, वो होनी चाहिए। खड़ी ढाल वाली पहाड़ी के साथ मतलब जहाँ पर बंदरगाह बनाया जाए वहाँ पर बंदरगाह और जो जमीन है और बंदरगाह है वो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए सीमा पे, क्योंकि उथला पानी होगा तो बड़ी बड़ी जो शिपें हैं वो लग नहीं पाएंगी, क्योंकि जैसे ही आएंगी तो उनकी पैदी रगड़ा जाएगी जमीन के अंदर, तो वो पैदी फट जाएगी। तो इसलिए वहां पर पानी गहरा होना चाहिए। गहरा होगा तो उतना ही अच्छा होगा बंदरगाह के लिए, उतना ही अच्छा बंदरगाह बनेगा, उतनी ही बड़ी शिप लग सकती हैं उस बंदरगाह पे आके। तो ये वाला बंदरगाह का कॉन्सेप्ट होता है। तो पूर्व की अपेक्षा जो पूर्व के बंदरगाह हैं उनकी अपेक्षा पश्चिमी जो घाट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जो पूर्वी सीमा है भारत की, इधर वाला ये वाला देखो, ये वाला जो एरिया है इसे पूर्वी कहते हैं, और ये वाला है ये इसे पश्चिमी कहते हैं। तो पश्चिमी साइड पर ज्यादा आदर्श दशा है बंदरगाह के लिए, क्योंकि यहाँ जो खड़ी ढाल है पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी जो घाट पे जो पहाड़ियां हैं पश्चिमी घाट की, तो वो खड़ी ढाल वाली हैं, तो वहां पर जल जो है एकदम गहरा है। पूर्वी घाट पे मतलब जो है ये नदियां आई हैं, तो नदियों ने डेल्टा बनाया, और डेल्टा से मतलब यहाँ जमीन थोड़ी उथली है, तो बंदरगाह बन तो गए हैं लेकिन कम गहरे वाले हैं। अगर बड़े जहाज लगेंगे तो नहीं लग पाएंगे, क्योंकि उनकी जो नीचे की उसे कहते हैं पैंदी, पैंदी रगड़ा जाएगी और वो फट जाएंगी। तो ये चीज ध्यान रखना, यानी आदर्श दशाएं पश्चिम की तरफ है, पूरब की तरफ नहीं है। पूरब की तरफ तो हल्के बंदरगाह बना दिए उथले उथले, लेकिन पश्चिम की तरफ जो महात्मा बोलो दीनदयाल वाला है, कांडला पोर्ट बोलते हैं इसे, और मुंबई वाला है, तो ये पोर्ट गहरे हैं, इन पर बड़े बड़े शिप लग जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो अब आइए, अब बढ़ते हैं, मतलब बंदरगाह क्या होता है कैसे होता है वो पता लग गया। अब देखो, केंद्र सरकार के पास होते स्वामित्व होता है, प्रबंधन होता है जो बड़े बंदरगाह होते हैं। ठीक, और बंदरगाह बड़े हैं 13, 13 बड़े बंदरगाह हैं, उसमें से ये 12 बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है, और एक जो है प्राइवेट है, जो एन्नोर वाला है वो प्राइवेट है। ठीक है, कामराज करके बंदरगाह है, इसे इसका नाम अभी चेंज कर दिया है, मतलब कामराज करके, लेकिन वैसे इसे एन्नोर बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, ये प्राइवेट है। तो ज्यादातर जो है ना वो बड़े बंदरगाह पूछता है, कि बड़े बंदरगाह में से ही पूछ लेता है कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है।
या पूछ लेता है कि बंदरगाह, उस बंदरगाह की विशेषता कुछ क्या होती है या किस स्टेट में है, बस इतना ही पूछता है। इस चीज को याद रखिएगा। और जो छोटे और मध्यम बंदरगाह होते हैं वो राज्य सरकार के अधीन होते हैं, ठीक है, राज्य सरकार के अधीन होते हैं। और इसमें 200 बंदरगाह हैं, छोटे और मध्यम। तो अब आइए हम लोग बड़े बंदरगाह की तरफ देखते हैं कि बड़े बंदरगाहों में कौन कौन से स्टेट में ये पड़ते हैं। जैसे कि ये वाला, अब जिसके पास मतलब समुद्र की सीमा होगी बंदरगाह वही होगा। तो पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं शायद कि समुद्र की सीमा लगने वाले कितने जो राज्य हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, ठीक। इधर से आप 5 राज्य जोड़ ली, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र 3, कर्नाटक 4 और केरल 5, इधर 5 हो गए। और इधर भी देख लीजिए, यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 4 इधर हो गए, यानी ऑल ओवर 9 राज्य हैं, ठीक है। तो 9 राज्य हैं, 9 राज्यों में बंदरगाह मिल सकते हैं आपको, ठीक है। अब 9 राज्यों में बंदरगाह मिलेंगे, तो उन्हीं 9 राज्यों में कौन कौन सा है इस राज्य में वो देखते हैं। जैसे कि आपने कांडला का नाम सुना होगा, ये कांडला बंदरगाह गुजरात में है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कांडला बंदरगाह गुजरात में है। इसका नाम बदल के कर दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। तो पहले से कांडला कहते थे, अब पंडित दीनदयाल कहने लगे हैं। तो सरकारें आती हैं जाती हैं, उसमें नाम परिवर्तन करने का उनका रिवाज है कि कर देते हैं नाम परिवर्तन। तो उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, वैसे कांडला भी पूछ लेता है। और अब जब नाम नाम बदल दिया है, नया नाम रख दिया है, तो दीनदयाल भी पूछ लेता है। तो इस चीज को दोनों को याद रखिएगा कि कांडला पोर्ट पूछे तो गुजरात में, और पंडित दीनदयाल पूछे तो उसी का नाम है पंडित दीनदयाल कांडला, ठीक है। एक बंदरगाह हो गया गुजरात में। अब सर दूसरा बंदरगाह कहाँ है? दूसरा बंदरगाह है महाराष्ट्र में, ठीक है। ये महाराष्ट्र वाला बंदरगाह है, इसे मुंबई बंदरगाह बोलते हैं, ठीक। मुंबई वाला बंद महाराष्ट्र में है, मुंबई वाला बंदरगाह। अब इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोलते हैं, मुंबई वाले को जेएल नेहरू पोर्ट बोलते हैं। जैसे उसे बोलते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जैसे इसे मुंबई पोर्ट या जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जेएल, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इसका नाम मुंबई बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू या जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये सबसे मतलब कहते हैं ना सबसे बेस्ट बंदरगाह है, और सबसे ज्यादा शिप आते हैं और जाते हैं इस वाले बंदरगाह पे, जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जिसे मुंबई पोर्ट बोलते हैं। इस पे बहुत बहुत मतलब 4-4, 5-5 दिन की वेटिंग होती है। वेटिंग मतलब जहाज वेटिंग में लगे रहते हैं, एक अनलोड हो रहा है तो दूसरा वेटिंग में, ऐसे करके 100 सवा 100 जहाजों की वेटिंग चल जाती है। अच्छा दूसरी चीज, अब आ जाइए तीसरा बंदरगाह, ये गोवा में है। गोवा में है मोरमुगांव बंदरगाह, ये वाला, ठीक है, मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में। तो प्रत्येक राज्य में आपको एक एक दो दो बंदरगाह मिलेंगे। गुजरात में कांडला दीनदयाल, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू, गोवा में मोरमुगांव बंदरगाह। अब ये मोरमुगांव बंदरगाह है, ये गोवा में है। उसके बाद ये कर्नाटक वाला बंदरगाह है, उसे मैंगलोर पोर्ट बोलते हैं, ये कर्नाटक में है, ठीक, मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक में है। और ये जो मोरमुगांव बंदरगाह है वो ज्वारी के मुहाने का बंदरगाह है। ज्वारी मतलब होता है कि हमने बताया था कि पूर्वी घाट पे जो है नदियां डेल्टा बनाती हैं, लेकिन पश्चिमी घाट पे नदियां एस्चुअरी बनाती हैं। एस्चुअरी का मतलब होता है कि खड़ी ढाल होगी पहाड़ी की, दोनों तरफ जैसे नदी निकलेगी तो उसके इस साइड भी और इस साइड भी मतलब पहाड़ी होगी। तो नदी जो भी मलबा लाती है बहा के, तो वो पहाड़ी की वजह से या तो पहाड़ी को काटे तब इधर उधर से निकले तो फिर डेल्टा बनेगा। लेकिन नदी में उतनी क्षमता नहीं होती, क्योंकि नदी उस समय वृद्धावस्था में पहुंच गई होती है, तो पहाड़ी की काटने की उसकी मतलब क्षमता नहीं होती है। तो वो जितना भी मलबा लेके आई है वही बहा के और सीधा समुद्र में डंप कर देती है।
तो उसे हम बोलते हैं एस्चुरी बनी है, मतलब समुद्र का और उसका एकदम सीधा समुद्र में जाके अपने मलबे को डाल देना। तो वो ज्वारी बंदरगाह है ये गोवा का मुर्मुगांव, यानी कि ज्वारी मतलब ज्वार नदमुख के मुंह पर, समझ में आया। तो ये कर्नाटक वाला है मैंगलोर पोर्ट। इससे जो है ना लोहा इम्पोर्ट होता है कर्नाटक वाले से, सोना भी होता है कर्नाटक के। आपने सुना होगा कुद्रेमुख से तो लोहा निकलता है। उसके बाद कोलार वाला सुना होगा, केजीएफ, उसको कोई केजीएफ मूवी बनी है, तो केजीएफ मूवी में यही तो दिखाया गया कि कोलार वाली जो गोल्ड फील्ड थी, गोल्ड माइन, उससे कोयला मतलब वो सोना निकाला जाता था। तो वो इससे इम्पोर्ट होता है के देशों में, रिफाइन हो गई। अच्छा, अब ये बंदरगाह है केरल का। अब ये केरल का बंदरगाह है, इसे कहते हैं कोच्चि बंदरगाह। अब ये कोच्चि बंदरगाह जो है ना, इसे अरब सागर की रानी कहते हैं। और ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा है। पहले तो ऐसे पूछा है जैसे कि अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, कोच्चि बंदरगाह को। ये लेटेस्ट वाला है, ये हमने अभी एग्जाम दिया था तब भी पूछा गया था ये कि अरब सागर की रानी किस पोर्ट को कहते हैं। 4 पोर्ट दे दिए थे तो कोच्चि को। और दूसरा ये पूछा था कि कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। कृत्रिम मतलब होता है जो बनाया गया है, जो नेचुरल रूप से नहीं बना है, तो पहले से अपने आप बन के तैयार नहीं होगा, उसे बनाया गया है, मैन मेड बोलते हैं ना, मानव निर्मित, वो कोच्चीन है। तो इससे 2 क्वेश्चन पूछे और दोनों हमने बता दिए। एक तो अरब सागर की रानी वाला पूछा तो कोचीन है, और मैन मेड पूछे यानी मानव निर्मित पूछे तो भी कोचीन है। ठीक है, तो इधर वाले बंदरगाह हमने ऑलमोस्ट क्लियर कर लिए। अब इधर वाले आ जाइए। इधर वाले बंदरगाह में आप यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में तूतीकोरिन। और ये वाली जो है ना, आप गैस करके भी मार सकते हैं। जैसे एग्जाम में बंदरगाह दे दे और पूछे कौन सा स्टेट है, तो आप गैस करके भी मार सकते हैं, क्योंकि जो दक्षिण के नाम रहते हैं ना वो अलग ही रहते हैं। तूतीकोरिन, एन्नोर, ऐसे करके नाम रहते हैं। ठीक है, तो और वो उनका जो कहने के बाद जो निकलता है ना ट्यूनिंग, वो अलग ही निकलती है, क्योंकि उत्तर भारत वाली अलग है, दक्षिण भारत की अलग ही है। जैसे ये वाला तूतीकोरिन वाला बंदरगाह है, वैसे हमने तूतीकोरिन वाले बंदरगाह को, ये तमिलनाडु में है। उसके बाद तमिलनाडु में ये है एक चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है, चेन्नई। ये चेन्नई तमिलनाडु यहाँ तक है, ये यहाँ पर ही है इसकी राजधानी, तमिलनाडु में चेन्नई। तो एक चेन्नई बंदरगाह है और दूसरा एन्नौर बंदरगाह है। ये तीनों के तीनों जो बंदरगाह हैं ये तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस राज्य में 3 बंदरगाह हो वो राज्य कितना डेवलप होगा और जीडीपी में कितना योगदान करता होगा, उसका इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब ट्रेड कितना होगा, समझ रहे हैं, यानी आंतरिक और बाह्य व्यापार कितना होता होगा। तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो राज्य कितना डेवलप होगा और कितना व्यापार होता होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट चीजें पैसे से चलती हैं। समझ रहे हैं कि जिस आपकी जीडीपी दुरुस्त है तो आप ठीक है, आपका सब सिस्टम, आपका जीडीपी खत्म मतलब ऑल ओवर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यहाँ जो है मछली का व्यापार बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मछली बहुत पकड़ते हैं यहाँ के लोग, और मछली पकड़ के यहीं से एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला बंदरगाह चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन। उसके बाद आंध्र प्रदेश का ये विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और ये बंदरगाह जो है एक ऐसी लोकेशन पे है, इसे स्थलबद्ध बंदरगाह बोलते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि समुद्र का जल है वो जमीन को काट देता है। जैसे समुद्र का क्या जल, आपने कहीं ऐसे आप गांव के होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारा जो पानी है वो बह के जाता है तो जमीन के नीचे उसको गहरा करता जाता है, गहरा करते करते वो नीचे से एक मतलब मिट्टी की नीचे की परत काट देता है और मिट्टी ऊपर थोड़ी सी बनी रहती है। ऐसे ही समुद्र के पानी ने जो तट रेखा है हमारी वो काट ली है। और काटने के बाद
पानी अंदर घुस गया है और वहां पर गहरा कर दिया है, तो उस पे बंदरगाह ये बनाया गया है विशाखापट्टनम का। तो इसे स्थल रुद्ध बंदरगाह कहते हैं, यानी कि जैसे ये वाली सीमा है, ठीक है। इसमें समुद्र का जल ऐसे काटता रहा, ठीक है। काटते काटते उसने ऐसे करके ये वाली सीमा है और इतना काट के ऐसे हो गई, ठीक है, ये वाली। लेकिन वाले की ऐसा है। अब जो इतना वाला खुला एरिया है ना, ये वाला, यहाँ से जाते हैं जो है जहाज, और जाके और यहीं विशाखापट्टनम वाले बंदरगाह पे लग जाते हैं। अब जो समुद्र की लहरें आती हैं, जो आती हैं वो इससे टकराती इस वाले एरिए से, वो अंदर नहीं जा पाती हैं। अंदर से सिर्फ यहाँ से जाने का रूट है, तो इसलिए इसे हम स्थल रुद्ध बंदरगाह बोलते हैं और सबसे सेफ बंदरगाह है। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि यानी कि डॉल्फिन नोज की तरह बंदरगाह कौन सा है, यानी मछली की नोज मतलब मछली की, कहते हैं ना, नाक और आंख की तरह बोलते हैं, वो बंदरगाह कौन सा है, यानी कि जो छुपा हुआ है, डॉल्फिन नोज बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि विशाखापट्टनम वाला बंदरगाह का को डॉल्फिन नोज भी कहते हैं। जो आपने सुना होगा गंगई डॉल्फिन मछली है, उसी नोज की तरह होता है। तो ये जो भी ज्वार और भाटा आते हैं उससे सुरक्षित होता है, और समुद्र में तूफान आता है जिसे सुनामी कहते हैं, उससे भी मतलब सुरक्षित होता है। तो इसलिए इसे वो सिक्योर बंदरगाह बोलते हैं विशाखापट्टनम वाले को, ठीक है। उड़ीसा का बंदरगाह है पारादीप। यहाँ से जो है लोहे का बहुत ज्यादा निर्यात होता है, यानी कि जो बेलाडीला से है और छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, उड़ीसा वाला है, यहाँ से जो भी कोयला निकाला जाता है या फिर लोहा निकाला जाता है, वो पूरा एक्सपोर्ट इसी बंदरगाह से किया जाता है। यानी कि ये जापान भेजा जाता है, हमारा लोहा जो है पारादीप बंदरगाह से जापान भेजा जाता है। जापान पूरा लोहा यहाँ से ले जाता है, पारादीप वाले से कोयला भेजा जाता है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है। तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। उसके बाद बंगाल का है हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। एक है हल्दिया और दूसरा है कलकत्ता पोर्ट। दो बंदरगाह हैं बंगाल में, उसी का नाम अब रख दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। जैसे उसका रखा है कांडला का दीनदयाल उपाध्याय, तैसे ही इसका रखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी मतलब बंदरगाह, कोलकाता वाले का नाम। लेकिन दोनों याद रखिएगा, अभी भी नाम बदलने से व्यक्ति की पहचान नहीं बदलती, व्यक्ति का नेचर बदलता नहीं है, व्यक्ति की प्रवृत्ति वही रहती है। तो अभी भी लोग कलकत्ता के नाम से ज्यादा जानते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से कम जानते हैं, ठीक है। और ये जो है सबसे पुराना बंदरगाह है, कौन सा, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला जो कलकत्ता पोर्ट है सबसे पुराना है, क्योंकि यहीं से सबसे पहले, और ये प्राकृतिक है, मतलब मानव निर्मित नहीं है, ये पहले से ही बना हुआ था। इसी से अंग्रेजों ने बहुत लूटपाट मचाई थी कलकत्ता बंदरगाह से। तो ये जो 13 मेजर पोर्ट थे वो हम लोगों ने कर लिए, यानी कलकत्ता में भी दो हैं, हल्दिया, कोलकाता मतलब, और उड़ीसा में पारादीप, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, और तमिलनाडु में तीन है, एन्नौर है, चेन्नई है, तूतीकोरिन है, ठीक है। तो एन्नौर तो प्राइवेट है, बाद बाकी चेन्नई तूतीकोरिन ये गवर्नमेंट में है। और कोचीन, कोचीन को अरब सागर की रानी कहते हैं, केरल में है। मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है, मोरमुगांव गोवा में है, और मुंबई पोर्ट जो है वो महाराष्ट्र में है, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। और गुजरात में कांडला है, कांडला का ही नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया है। तो ये बंदरगाह हम लोगों ने समझ लिए, ठीक है। जैसे हमने अभी बताया था तुमको, ये देखो लिखा है, यानी कि सबसे व्यस्त और सबसे गहरा मतलब टाइप में बंदरगाह है। जो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह नवा शेवा बोलते हैं,
मतलब जवाहरलाल नेहरू या नवा शेवा बंदरगाह इसी का नाम है। ठीक है, एक जवाहरलाल नेहरू मुंबई वाला महाराष्ट्र में, JL नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है ये। ठीक है, JL नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, और इसे ही नवा शेवा बोलते हैं। नवा शेवा भी पूछ ले तो भी जवाहरलाल नेहरू वाले का ही नाम है, और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है ये जवाहरलाल नेहरू वाला, और सबसे व्यस्त है। तो ऑलमोस्ट हमने आपको 13 के 13 बंदरगाह क्लियर कर दिए। अब देख लीजिए, आप एक बार रिकॉल करिए फटाफट। कांडला या पंडित दीनदयाल गुजरात में, जवाहरलाल नेहरू या नवा शिवा महाराष्ट्र में, मोर्मुगांव गोवा में, और मैंगलोर कर्नाटक में, कोचीन अरब सागर की रानी केरल में, तमिलनाडु में तूतीकोरिन है, चेन्नई है, एन्नौर है, 3 है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, इसे डॉल्फिन नोज बंदरगाह भी बोलते हैं क्योंकि समुद्र की लहरों से, सुनामी से सुरक्षित। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, इससे लोहा कोयला का निर्यात होता है। और हल्दिया बंदरगाह कलकत्ता में, कलकत्ता बंदरगाह जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बोलते हैं, ये सबसे पुराना बंदरगाह है जो सबसे पहले बना हुआ है। ठीक, ये आपके बंदरगाह क्लियर हो गए। तो एक चीज और है, वो चीज और हम लोग क्लियर कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में कुछ नाम दिए गए हैं तट के। जैसे अब हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे ये वाला एरिया है, ये गुजरात है, ठीक है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर छोटा सा गोवा है, ये वाला, ये गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये है। तो इनके ये पूर्वी और पश्चिमी तट है, हमारी जो सीमा है समुद्र की, तो उससे कुछ कुछ नाम दिए गए हैं। तो वो नाम देख लीजिए कि इस नाम से क्वेश्चन पूछता है कि मालाबार तट किधर पड़ेगा या कोरोमंडल तट। मोस्टली ये दो ही पूछता है, यानी कोरोमंडल और मालाबार। मालाबार केरल में है, तमिलनाडु के तट पे है, कोरोमंडल। सब देख लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। जैसे ये गुजरात वाला एरिया है, ये वाला, इसे कहते हैं कच्छ रण का एरिया। ठीक है, ये यहाँ से ये वाला इतना, इसे कच्छ रण कहते हैं। तो जो इसकी सीमा है वो कच्छ के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, अब जो नीचे वाला है ये काठियावाड़ प्रायद्वीप बोलते हैं। काठियावाड़ प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा भूमि का टुकड़ा जो 3 तरफ से जल से घिरा है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये 3 तरफ से जल से घिरा है। देखो, ये 1, 2 और 3, ठीक, ये 3 तरफ से जल से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप का नाम क्या है? काठियावाड़ प्रायद्वीप। ठीक है, काठियावाड़ प्रायद्वीप। तो इसका जो सीमा का जो नाम ही हो जाएगा काठियावाड़। अब यहाँ से स्टार्ट करिए, यानी ये गुजरात से लेकर और आप चले आइए यहाँ पर गोवा तक। ठीक, गुजरात से गोवा तक आएंगे तो उसे कहते हैं हम कोंकण तट। ये गुजरात से और गोवा तक, यहाँ तक कोंकण तट, पूरा महाराष्ट्र आ जाता है इसमें। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा का कुछ भाग, उसे कोंकण तट कहते हैं। तो कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? अब गोवा से लेके और ये कर्नाटक तक इतना। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक, इसे कहते हैं कनारी या कन्नड़। ठीक, तट। अभी इस चीज को ध्यान रखिए, यानी ऊपर वाला कोंकण तट है और नीचे वाला कनारी या कन्नड़ तट बोलते हैं। ये गोवा से लेके गुजरात तक है। उसके नीचे
यानी जो मैंगलोर बोलते हैं, यहाँ तक है मैंगलोर वाला। अभी मैंगलोर बंदरगाह पढ़ाया था, वो कर्नाटक में था। ये वाला एरिया मैंगलोर तक बोलते हैं। अब ये कर्नाटक के मैंगलोर से लेकर ये कन्याकुमारी तक, यानी केरल और तमिलनाडु के नीचे जो वाला पार्ट है वो कन्याकुमारी बोलते हैं। केप कमोरिन बोलते हैं, उसी कन्याकुमारी बोलते हैं। केप का मतलब होता है इस टाइप का, सीप से निकली हुई है, उसे केप और कमोरिन मतलब नाम रख देते हैं। तो केप कमोरिन नाम है, या कन्याकुमारी बोलते हैं। तो वहां तक यानी कि मैंगलोर से लेकर, या मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक उसे कहते हैं मालाबार तट। तो इसी मालाबार तट पे वास्को डी गामा आया था। आपको आपने सुना होगा कि पुर्तगाली गवर्नर मतलब पुर्तगाली व्यापारी जो पहला था वो वास्को डी गामा था। तो वो इसी मालाबार तट पे आया था और कोचीन वाले, केरल वाले कोचीन तट पे उतरा था। उसके बाद यहाँ का जो राजा था जम्मूरी, उसने उसका स्वागत किया था। तो वो यही मालाबार तट था। तो इसी से क्वेश्चन पूछता है कि मालाबार तट कहाँ है। तो एक तो पश्चिमी घाट पे, और ऊपर से केरल वाले एरिया में, मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है। उसके बाद अब देखिए इधर आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर केप कमोरिन यानी कन्याकुमारी तो है ही, यहाँ से लेकर आंध्र प्रदेश तक, ये इसे कहते हैं कोरोमंडल तक। ठीक, पूरा तमिलनाडु का एरिया ये लंबा लंबा फैला हुआ है। तो केप कमोरिन से लेकर आंध्र प्रदेश तक, कोरोमंडल तक। उसके बाद आंध्र प्रदेश से लेके हम लोग उड़ीसा तक उत्तरी सरकार बोलते हैं। इस वाले एरिया को बोलते हैं उत्तरी सरकार। ठीक, यानी आंध्र प्रदेश से लेके उड़ीसा तक उत्तरी सरकार बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर नदियां भी बहती हैं, जो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तो उसको भी मतलब यहाँ पर यूज कर सकता है। तो एग्जाम में जाके ये ना कहिएगा कि हमें तो सिर्फ स्टेट वाइज डिवाइड करके बताया। यहाँ पे नदी का भी नाम ले सकता है कि कृष्णा से लेकर और केप कमोरिन तक। समझे, यहाँ पर ये जो नदी है, यहाँ पर एक कृष्णा नदी बहती है। कृष्णा से यहाँ पर पूछ ले तो कोरोमंडल, कृष्णा से ऊपर जाके यहाँ पर पूछ ले गोदावरी तक या महानदी तक। ठीक है, तो उत्तरी सरकार है। गोदावरी या महानदी की पूछे तो उत्तरी सरकार है। उसके बाद यहाँ से उड़ीसा से लेकर कि बंगाल तक। बंगाल को बैगा तट बोलते हैं, वो उस छोटे वाले एरिया को बोलते हैं, बहुत छोटा सा है। तो आप इसको चाहें तो याद कर सकते हैं, ना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बैगा वाला बंगाल मतलब बैगा तट बहुत छोटा सा एरिया है। लेकिन यहाँ से उड़ीसा से लेकर बंगाल तक का जो एरिया है ज्यादा वाला, उसे उत्कल तट कहते हैं। ठीक, तो 3 तट इधर याद रखिएगा और 3 उधर, ये ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कि गुजरात से लेके गोवा तक कोंकण, गोवा से लेकर कर्नाटक के मैंगलोर तक कनार या कन्नड़ तक, उसके बाद मैंगलोर से लेकर कोचीन तक मतलब कन्याकुमारी तक मालाबार तक, और फिर मालाबार के बाद या कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश या कृष्णा नदी तक कोरोमंडल तक, और फिर ऊपर आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक उत्तरी सरकार। उसके बाद उड़ीसा का कुछ भाग इसमें भी आ जाता है, उड़ीसा से लेकर बंगाल तक, यहाँ तक उत्कल तट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तट छूट रहे थे, तो ये भी हमने इसी में कंप्लीट कर दिए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय गान में इस तरीके से डिजाइन किया गया था, उसे कभी गौर से पढ़ना तब लगता है, यानी पंजाब जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ठीक है, वो उनकी स्तुति की है। जो ये 2 शब्द हैं उनमें अंग्रेजों की स्तुति की है, यानी जनगण मन अधिनायक। अधिनायक मतलब हम आपके अधीन है, अधिनायक हमारे मतलब सर्वे सर्वा करता धरता। अधिनायक जय हो, आपकी जय हो। भारत भाग्य विधाता, आप भारत के भाग्य विधाता हैं। मोस्टली अंग्रेजों के लिए बोली जाती है, भारत के भाग्य विधाता। उसके बाद जब स्टार्ट होता है, वो पूरी ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। पंजाब यानी कि जो पंजाब है हमने पाकिस्तान को दे दिया, और हमारा पंजाब, दोनों पंजाब सिंध, सिंध वाला एरिया भी पाकिस्तान को ही दे दिया हमने। आधा पंजाब दिया और सिंध दिया। तो पंजाब सिंध गुजरात, ये देखो ये वाला, ये गुजरात, मराठा महाराष्ट्र में, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रावड़ यानी द्रावड़
जो दक्षिण वाला एरिया था उसे द्रविड़ प्रदेश बोलते थे। जैसे कि सुदामा का नाम सुना होगा, वो द्रविड़ प्रदेश में रहते थे। तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल। अब उत्कल वाला ये हमने ये बताया आपका उत्कल, ये उत्कल है, उत्कल का मतलब तट, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। बंगा, ये बंगाल वाला तट। तो ये जो चीजें हैं हमारे राष्ट्रगान में पूरा ज्योग्राफी को इंक्लूड किया गया है। अब हम आपको थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की झलक दी है कि यानी पंजाब का जिक्र है, सिंध का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, दक्षिण प्रदेश का है, उत्कल उड़ीसा वाला है, बंगाल का है। तो ये हमारी पूरी ज्योग्राफी को डिफाइन किया, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल। यानी विंध्य वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ पर ऐसे करके विंध्य, विंध्याचल बोलते हैं उसे, ठीक है। विंध्य, हिमाचल, हिमाचल और हिमालय वो ऊपर हैं। तो पूरी ज्योग्राफी को हमारे लोगों ने राष्ट्रगान में समाहित करने की कोशिश की थी। यमुना और गंगा जो हमारी दो मोस्ट नदियां हैं, वो भी हमारे मतलब उसमें राष्ट्रगान में ही समाहित कर ली गई थी कि विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल छलद तिरंगा। उसके बाद मतलब तिरंगा का फहराया जाता है। तो यानी कि जैसे जो नदियां हैं, जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट दो नदियां हैं, गंगा और यमुना, वो भी, उनका भी जिक्र है, हिमालय का भी जिक्र है, विंध्याचल का भी जिक्र है। पूरे जो राज्य हैं उनमें पर्टिकुलर राज्यों का है, बंगाल का है, उत्कल तट का है, द्रविड़ प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, गोवा का है, सिंध का है, पंजाब का है, समझ रहे हैं, कश्मीर का है। तो ये चीजें हैं, तो वो हमने अपनी ज्योग्राफी को राष्ट्रगान में समाहित किया है। तो इस तरीके से कभी राष्ट्रगान पढ़ के देखिए, तब लगेगा यार पूरी ज्योग्राफी को तो उन्होंने राष्ट्रगान बना रखा है, ठीक है। और ये जो है हमने आपको बताया, ये है पश्चिमी घाट, ठीक, ये तो ये है पूर्वी घाट, ऐसे यहाँ पर जो मिलता है आके उसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत, ठीक है। और इस वाला पर्वत है, ये हमने बताया, ये वाला ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। और पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री बोलते हैं, ये लिखा है, तो सह्याद्री बोलते हैं ये वाला एरिया जो हमने लाइन खींची है, इसे सह्याद्री बोलते हैं। इसके भी मतलब इसमें जो पहाड़ियाँ हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, और नीलगिरी, नीलगिरी की ऊंची कौन सी पहाड़ी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची कौन सी है, तो वो